Hello everyone, welcome to my channel. Let's enjoy commerce. It's me RC again, your commerce mentor. और बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म जनरली वो अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं जिनका यूज हम बिजनेस में जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम करते हैं। तो अगर हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हमारे कुछ टर्म्स आते हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो बिजनेस में बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब डे टू डे एक्सचेंज या बहुत सारी चीजें, सिर्फ एक्सचेंज ही नहीं होती, परचेज सेल्स के अलावा भी बिजनेस में बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो मनी रिलेटेड होते हैं जिन्हें हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला ही हमारा अकाउंटिंग टर्म आता है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन जनरली वो इवेंट होता है जिसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम परचेज या सेल्स, इट मीन्स एक्सचेंज करते हैं, या तो हमारे मनी रिलेटेड कुछ भी ऐसे इवेंट होते हैं जिनको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजैक्शन जनरली हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं और ये फुली हमारी मनी रिलेटेड होता है, तो इसका मेन कंसिडरेशन मनी रिलेटेड होगा। जैसा कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बिजनेस में मान लीजिए हमारा एक छोटा सा जनरल स्टोर है एंड जनरल स्टोर में कोई पर्सन आया, उसने हमसे सिर्फ कमोडिटी की प्राइस पूछी, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वही पर्सन अगर प्राइस पूछने के बाद वो हमसे कमोडिटी परचेज करता है देन इट विल बिकम ट्रांजैक्शन। तो और हम उसको रिकॉर्ड भी करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बीच में एक्सचेंज हो रहा है, वो हमसे कमोडिटी परचेज करेगा एंड एट द सेम टाइम हम उससे मनी रिसीव कर रहे होंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड ही इफेक्ट हो रही होगी, इट मीन्स एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व होगा उसे हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे और उसे ही हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं इन अ बिजनेस। तो ये जनरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। तो ये वो इवेंट होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें हमारी टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और जनरली उनका पर्पस होता है एक्सचेंज का, इट मीन्स सेल्स एंड परचेज का। नाउ कम टू द सेकेंड अकाउंटिंग टर्म कैपिटल। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि कैश, कुछ हमारी प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम बिजनेस में लगाते हैं। इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी चीजें लगती हैं उन्हें हम कैपिटल बोलते हैं। तो ये मनी के भी फॉर्म में हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी फॉर्म में भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो सारी चीजें हों। हो सकता है कई बार हम ये सारी चीजें बाहर की किसी पार्टी से भी हम लेते हैं जिसे हम लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। तो कैपिटल हमारी एसेट एंड लाइबिलिटीज दोनों को कहीं ना कहीं मिला के बनती है, और क्योंकि कैपिटल हमारा जनरली हम उसको
एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, क्योंकि बिजनेस एंटिटी अलग होता है एंड ओनर अलग होता है। तो अगर मान लीजिए ओनर बिजनेस में कोई भी पैसा लगा रहा होगा टू स्टार्ट द बिजनेस, तो वो हमारा कैपिटल होगा। लेकिन क्योंकि बिजनेस की एंटिटी अलग होती है, इट मीन्स एग्जिस्टेंस उसका अलग होता है, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस किसी पर्सन से उधार ले रहा है वो पैसा, तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो कैपिटल अमाउंट है वो उसके लिए लाइबिलिटी होती है। इसीलिए ये जनरली बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में मेंशन किया जाता है। तो कैपिटल तो कैपिटल हमारा वो अमाउंट होता है जिससे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कैश फॉर्म में भी हो सकता है और एसेट फॉर्म में भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, ड्राइंग्स। मैंने अभी जस्ट बताया कि हमारे बिजनेस में बिजनेस की एंटिटी अलग होती है, इट मीन्स उसका एग्जिस्टेंस अलग होता है, और ओनर की अलग ही एग्जिस्टेंस होती है। तो अगर मान लीजिए बिजनेस में ओनर पैसा लगाता है तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो जाती है। और सेम अगर मान लीजिए ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसा विड्रॉ करता है, सिर्फ पैसे ही नहीं, गुड्स भी अगर वो अपने बिजनेस से ही विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल पर्पस और फॉर पर्सनल यूज, तो वो हमारी ड्राइंग्स होती हैं। तो ड्राइंग्स जनरली वो अमाउंट होता है या वो गुड्स होता है जो एक बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है या विड्रॉ करता है। तो ड्राइंग्स जनरली वो हमारा अमाउंट होता है या गुड्स होता है जो एक ओनर अपने बिजनेस से ही विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म विच इज लायबिलिटी। तो लायबिलिटी वो अमाउंट होता है जो एक बिजनेस या बिजनेसमैन किसी बाहर से लेके या उधार लेके अपने बिजनेस को चलाता है। या बिजनेस में कभी कभी हमारी कुछ नीड्स होती हैं तो जिनको फुलफिल करने के लिए हम कई बार बाहर से उधार लेते हैं विच इज लायबिलिटी। तो उस अमाउंट को हम लायबिलिटी बोलते हैं। तो लायबिलिटी जनरली वो अमाउंट होता है अच्छा। तो लाइबिलिटी सिर्फ हम बाहर से ही नहीं लेते, कई बार हमारी लाइबिलिटीज इंटरनल लाइबिलिटीज भी होती है। तो लाइबिलिटीज हमारी टू टाइप होती हैं, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जब बिजनेस अपने ही या बिजनेस के ओनर से ही जो भी अमाउंट रिसीव कर रहा होगा फॉर रनिंग द बिजनेस, वो हमारी अमाउंट लायबिलिटी होती है। जैसे कि हम कैपिटल को भी
लाइबिलिटी की ही तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि बिजनेस की एग्जिस्टेंस अलग होती है एंड ओनर की एग्जिस्टेंस अलग होती है। तो ओनर अगर कोई भी पैसा बिजनेस में लगा रहा होगा तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी ही होगा। तो इस टाइप के जो अमाउंट होते हैं जो ओनर लगा रहा होगा अपने बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। तो ये वो लाइबिलिटी होती है। नाउ कम टू द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो हम बाहर से या किसी आउटसाइडर से लेते हैं फॉर रनिंग द बिजनेस। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के भी दो पार्ट्स हैं। एक होता है हमारा करंट लाइबिलिटी और दूसरा हमारा होता है नॉन करंट। तो करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिनका पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करना होता है। इट मीन्स विद इन 12 मंथ। इसको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। नाउ कम टू द नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी वो होती है जो हमारे लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। इट मीन्स कि उनकी पेमेंट हम विद इन 12 मंथ नहीं करते, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। तो पेमेंट तो इस टाइप की लाइबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। तो लाइबिलिटी के दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटीज वो होती हैं जो ओनर अपने बिजनेस में लगाता है, एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो बिजनेस आउटसाइड द बिजनेस लेता है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के भी दो पार्ट होते हैं, करंट एंड नॉन करंट। करंट लाइबिलिटीज वो होती है जिनकी पेमेंट हम 12 मंथ के अंदर करते हैं, जिसे हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज जनरली वो लाइबिलिटीज होती है जो विद इन 12 मंथ्स में नहीं करते या ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म विच इज एसेट। एसेट जनरली वो प्रॉपर्टीज होती हैं या वो रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल या जो भी ऑपरेटिंग फंक्शन होते हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं, और इसकी कोई ना कोई मेजरेबल वैल्यू होगी या मनी के फॉर्म में ये जनरली होता है। तो एसेट हमारे जनरली इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं which are used in the business and we can express it in monetary form. तो एसेट जनरली हमारे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम बिजनेस में यूज करते हैं और इसे हम मॉनेटरी फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एसेट के भी टू टाइप होते हैं, एक होता है आपका करंट एसेट और दूसरा हमारा होता है नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट
वो एसेट होते हैं जिनको हम विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरली हमारे करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिन्हें हम एक ऑपरेटिंग पीरियड में हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के एसेट को हम करंट एसेट भी कह सकते हैं। तो जैसे कि हमारा कैश ऑलरेडी कैश में है, बैंक बैलेंस अगर हमारा कोई भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिटेड है तो हम उसको भी कैश के फॉर्म में कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमने किसी को उधार दिया है तो वो पर्सन हमारे लिए डेटर्स होता है। और अगर मान लीजिए कि हमने उससे रिसीव कर लिया है अमाउंट विद इन 1 ईयर तो वो भी हमारा करंट एसेट में आएगा। ऐसे ही हमारे कुछ बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं या हमारे चेक, ये सारी चीजें जिन्हें हमने कैश में कन्वर्ट कर लिया है विद इन 12 मंथ वो हमारे करंट एसेट होते हैं। तो करंट एसेट आर दोज एसेट which are likely to be converted into cash within 12 months. Example: cash, bank balance, debtors, etc. Now come to the non-current asset. नॉन करंट एसेट के भी कुछ पार्ट है और नॉन करंट एसेट के पार्ट पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेंगे कि नॉन करंट एसेट जनरली होता क्या है। ऐसे एसेट जिनको आप विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते उस टाइप के एसेट को हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। तो जनरली जो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट इन द सेंस जो हमारे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होते हैं या लंबे समय के लिए यूज होता है, ऐसे टाइप के एसेट को हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। जैसे हमारे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे एसेट जो हैं ये हमारे लंबे टाइम के लिए होता है और इसे हम विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस टाइप के एसेट को हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। एग्जाम्पल: फिक्स्ड एसेट। अब इसके भी पार्ट है हमारे, जैसे कि हमारा पहला पार्ट है टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट जनरली वो एसेट होते हैं जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो। तो ऐसे टाइप के एसेट जो होते हैं हमारे वो टैंजिबल एसेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी। नाउ कम टू द इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट जनरली वो एसेट होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, जिसे आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो हमारे इनटैंजिबल एसेट होते हैं। एग्जाम्पल गुडविल। तो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि एसेट जनरली क्या होता है। एसेट हमारा वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है जिसका यूज हम बिजनेस में करते हैं और इसे मनी के फॉर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। करंट एसेट जनरली वो एसेट होते हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 12 मंथ, जैसे कि हमारा कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। नॉन करंट एसेट जनरली वो एसेट होते हैं जिनको आप
12 मंथ में कन्वर्ट कैश में नहीं कर सकते, और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फिक्स एसेट। एंड नॉन करेंट के भी दो पार्ट होते हैं, टैंजिबल एसेट एंड इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट जनरली वो एसेट होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, जो जनरली फिजिकल फॉर्म में होगा, जैसे कि हमारी मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सारी चीजें हमारी टैंजिबल एसेट होगी। नाउ कम टू द इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट जनरली वो एसेट होते हैं जो आपके फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, जैसे हमारा गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारे एसेट हमारे इनटैंजिबल फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। Now come to the next accounting term, receipts. तो रिसिट्स वो अमाउंट होता है जब हम बिजनेस में कोई अमाउंट रिसीव कर रहे होंगे, और वो कैसे हम रिसीव कर रहे होंगे, या तो हम किसी एसेट को बेच के रिसीव कर रहे होंगे, मतलब फिक्स एसेट, या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करके रिसीव कर रहे होंगे। तो रिसिट्स it is an amount received by selling of goods or services or by selling of assets or fixed asset। तो रिसिट्स वो अमाउंट होता है जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके रिसीव करेंगे, या तो किसी एसेट को हम सेल करके रिसीव कर रहे होंगे, तो वो अमाउंट हमारा रिसिट्स होगा। इसके भी टू टाइप्स होते हैं। पहला हमारा आता है कैपिटल रिसिट्स, और दूसरा हमारा आता है रेवेन्यू रिसिट्स। तो कैपिटल रिसिट्स एक्चुअली, जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है कि वो कैपिटल के लिए रिसीव हो रहा होगा, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन के लिए रिसीव हो रहा होगा। जैसे कि कुछ कंपनीज होती हैं, अगर मान लीजिए उनके कैपिटल फॉर्मेशन में कभी कुछ डेफिसिट होता है, तो वो अपने शेयर्स बेचती हैं या डिबेंचर्स सेल करती हैं, तो डिबेंचर इशू करती हैं या शेयर्स इशू कर रहे होंगे। तो ऐसे टाइप के जो अमाउंट हमें रिसीव हो रहे होंगे बाय सेलिंग ऑफ शेयर्स और बाय इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स, तो ऐसे टाइप के अमाउंट को हम कैपिटल रिसिट्स भी बोलते हैं। और सिर्फ शेयर एंड डिबेंचर्स ही नहीं हम बेच रहे होंगे, उसमें हो सकता है हम कुछ फिक्स एसेट भी बेच रहे होंगे जिसके थ्रू हमें कुछ अमाउंट रिसीव हो रहा होगा, उसे हम कैपिटल रिसिट्स बोलते हैं। तो ये वो अमाउंट होता है, इट इज एन अमाउंट received by business entity through selling of fixed asset or by issuing shares or debentures। तो हमारा सेकंड रिसिट्स होता है रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स जनरली वो रिसिट्स होता है जो हमें रेगुलर बेसिस पे मिलता रहता है। कैपिटल रिसिट्स हमारे रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, इट मीन्स कि हमारी ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होगा। लेकिन अगर हम रेवेन्यू रिसिट्स की बात करें
तो ये हमारे रेगुलर बेसिस पे रिसीव हो रहा होगा। जैसे कि बिजनेस में कई बार हमारे रेंट, अगर मान लीजिए हमने किसी को रूम दे रखा है रेंट पर, तो वो रेंट हमें बार बार रिसीव हो रहा होगा। या हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो ये ऐसे टाइप के जो रिसिप्ट्स हमारे रेगुलर बेसिस पे रिसीव हो रहे होंगे उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू amount received by business on regular basis. Example, rent, interest, commission, एक्सेट्रा। तो रिसिट्स हमारे वो अमाउंट होते हैं जब हम बिजनेस में कोई अमाउंट रिसीव कर रहे होंगे बाय सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और किसी एसेट को सेल करके जो भी अमाउंट हमारा रिसीव हो रहा होगा उसको रिसिट्स बोलते हैं। एंड रिसिट्स के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। पहला आता है हमारा कैपिटल रिसिट्स एंड दूसरा हमारा रेवेन्यू रिसिट्स। कैपिटल रिसिट्स वो रिसिट्स होते हैं जो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होते हैं, मतलब वो अमाउंट हम रिसीव करेंगे जब हम अपने फिक्स एसेट को सेल कर रहे होंगे या हमारी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर को हम इशू करके कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहे होंगे, वो हमारा कैपिटल रिसिट्स होगा। नाउ कम टू द रेवेन्यू रिसिट्स। और कैपिटल रिसिट्स हमारे नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं क्योंकि वो हमें बार बार रिसीव नहीं होते, मतलब ये हमारे रेगुलर बेसिस पे रिसीव होने वाली चीजें नहीं होती हैं। और इसका जो रिसीवेबल अमाउंट होगा या जो भी अमाउंट हम रिसीव कर रहे होंगे वो हमारा लमसम अमाउंट होता है, मतलब एक बड़ा अमाउंट। ठीक है, नाउ कम टू द रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स जनरली वो अमाउंट रिसीव कर रहा होगा बिजनेस जो हमारे रेगुलर बेसिस पे होते हैं, मतलब जैसे हमारे रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा, जो हमारे रेगुलर बेसिस पे हम रिसीव कर रहे होंगे। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और आगे की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।